हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th की बायो, जिसमें हमारा टॉपिक है मादा मानव जनन तंत्र। हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि मादा में जनन तंत्र किस प्रकार से होता है, इसकी पूरी स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। और यह चल रहा है हमारा क्लास 12th बायो का चैप्टर नंबर 2। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमने जिसका नाम है नर जनन तंत्र, उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो उस वीडियो को भी जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल से मानव के नर जनन तंत्र को पढ़ाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया हुआ है। और यहाँ से जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि क्लास से बहुत ही डिटेल से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उन वीडियोस को, उस क्लास को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा क्लास 12th बायो के नाम से, जिस पर टैप करोगे तो आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी और आप आसानी से सभी लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास में हम मादा मानव जनन तंत्र या फिर मादा जनन तंत्र को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, और डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को अच्छी प्रकार से देखते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर आपने इस क्लास को कर लिया तो आपको वापस से मादा जनन तंत्र को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस क्लास में आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मादा मानव जनन तंत्र है, ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट है प्रमुख जननांग, ठीक है। जो मादा जनन तंत्र है उसमें मुख्य जननांग कौन सा है उसके बारे में देखते हैं। तो मुख्य जननांग है अंडाशय, और नर जनन तंत्र में मुख्य जननांग था वृषण, ओके। तो ये नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जामिनर्स के फेवरेट टॉपिक है, तो इनमें से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहला है अंडाशय, फिर यहाँ पर आते हैं हमारे सहायक जननांग, जो क्या करते हैं, जनन करने में सहायता करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। अंडवाहिनियाँ, फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, ठीक है, और गर्भाशय ग्रीवा और योनि, ठीक है, ये सब सहायक जननांग होते हैं। और हमारे बाह्य जननांग कौन कौन से होते हैं, जो बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है, वो होता है भग, ठीक है। उसमें है मोस, क्लाइटोरिस, भगसेफ, लेबिया मारनोरा, लेबिया मारनोरा और योनि छद या हायमन, ठीक है, ये सब होते हैं सहायक जननांग। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ ग्रंथियाँ भी है जो सहायता करती हैं जनन में, ठीक है, वो है सहायक ग्रंथियाँ। देखिए, बार्थोलिन ग्रंथि और स्तन ग्रंथि, ठीक है, ये सब भी सहायता करती हैं जनन के समय। तो इन सब को हम डिटेल से एक एक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इनके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको एक एक को देखेंगे, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रमुख जननांग, जिसका नाम है अंडाशय, ठीक है। तो डायग्राम को बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि पूरी थ्योरी को देख लेते हैं, फिर डायग्राम से अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे। तो देखते हैं अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ओवरी, ठीक है। तो देखिए, ये मादा के प्रमुख जननांग होते हैं। जो मानव होता है, मानव में मादा होती है, ठीक है, उसका प्रमुख जननांग कौन सा है, अंडाशय, जो संख्या में एक जोड़ी बादाम की आकृति के होते हैं। संख्या में एक जोड़ी, एक जोड़ी का मतलब समझ गए होंगे आप, संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। जोड़ी मतलब एक जोड़ी में आते हैं संख्या में 2। तो यहाँ पर कितने हो गए, अंडाशय 2 होते हैं। और इनकी आकृति कैसी होती है, बादाम की तरह होती है। बादाम देखिए आपने, फिर उसी प्रकार से इनकी भी आकृति होती है। ये 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे, 1 से 1.5 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। इनकी जो लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है और इनकी चौड़ाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है और 1 सेंटीमीटर मोटे होते हैं, ओके। प्रत्येक अंडाशय वृक्कों के पीछे श्रोणि क्षेत्र में एवं गर्भाशय स्नायु द्वारा जुड़े होते हैं। जो सभी अंडाशय होते हैं, दोनों अंडाशय होता है, ठीक है, वो वृक्कों के पीछे, ठीक है, वृक्क मतलब किडनी, ठीक है, किडनी के पीछे श्रोणि क्षेत्र में एवं गर्भाशय स्नायुओं द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। जो वृक्क होते हैं, किडनी होते हैं, उनके पीछे की साइड, सामने की तरफ होती है किडनी, लेकिन उनके पीछे की साइड होते हैं क्या, अंडाशय होते हैं, जो गर्भाशय स्नायुओं द्वारा जुड़े होते हैं, जो गर्भाशय के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। कौन, अंडाशय, ओके। प्रत्येक अंडाशय मीजोबेरियल झिल्ली के द्वारा उदर गुहा की भित्ति से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये अंडाशय होते हैं, वो मीजोबेरियम झिल्ली होती है एक, ठीक है, मीजोबेरियम नाम की एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली के द्वारा, ठीक है, उदर गुहा की भित्ति से जुड़े होते हैं। उदर मतलब पेट, पेट की भित्ति से जुड़े हुए होते हैं क्या, अंडाशय। अंडाशय होते हैं वो क्या, मीजोबेरियम झिल्ली से, ठीक है, पेट से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। प्रत्येक अंडाशय बाहर की ओर एक विसरल पेरिटोनियम आवरण द्वारा ढका रहता है, जबकि अंदर की ओर से जनन उपकला द्वारा विस्तृत होता है। जो अंडाशय होता है
वो क्या होता है, बाहर की ओर एक विसरल पेरिटोनियम द्वारा ढका होता है। जो अंडाशय होता है उसके बाहरी एक आवरण पाया जाता है, ठीक है, एक परत पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, विसरल पेरिटोनियम, ठीक है, उसके द्वारा ढका होता है बाहर से, ठीक है। जबकि अंदर की ओर से जनन उपकला द्वारा विस्तृत, बाहर की तरफ तो होती है पेरिटोनियम झिल्ली, ठीक है, और अंदर की तरफ होती है जनन उपकला होती है, ठीक है। तो डायग्राम बाद में देखेंगे, पहले इसमें जो थ्योरी है उसको देख लेते हैं। जनन उपकला स्तर से जनन उपकला की सेल्स पृथक होकर आदि जनन सेल्स पीजीसी का निर्माण करती है। जो जनन उपकला होती है, ठीक है, जो अंदर की लेयर थी हमारी जनन उपकला, स्तर से जनन उपकला की सेल्स पृथक होकर, ठीक है, जो जनन उपकला स्तर से क्या होती है, जनन उपकला की सेल्स होती है जो जनन का कार्य करती हैं, ठीक है, जनन में मदद करती है, वो सेल्स होती है, वो क्या होती है, अलग हो जाती है, पृथक होकर आदि जनन सेल पीजीसी का निर्माण करती है। वो अलग होकर, ठीक है, प्राइमोर्डिन जर्मन कोशिका, ठीक है, प्राइमोर्डिन जर्मन कोशिका बनाती है, ठीक है। क्या जनन स्तर उपकला से अलग होकर ये सेल्स अलग हो जाती है और फिर अलग होकर एक सेल्स बनाती है जिसका नाम है प्राइमोर्डियन जर्मन कोशिका, ठीक है। आगे देखते हैं। अंडाशय का आंतरिक भाग संयोजी ऊतक का बना होता है। जो अंडाशय होता है उसका आंतरिक भाग या फिर अंदर के भाग होते हैं वो किसके बने होते हैं, संयोजी ऊतक के बने होते हैं, जो स्पष्ट रूप से दो भागों में बटा होता है जिन्हें कोर्टेक्स और मेडुला कहते हैं। जो अंदर का भाग होता है संयोजी ऊतक का वो कितने हिस्सों में बटा होता है, दो हिस्सों में बटा होता है, ठीक है, कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में बटा होता है। और कौन कौन से हिस्सों में बटा होता है, कोर्टेक्स और मेडुला में बटा हुआ होता है। जो अंदर का भाग होता है संयोजी ऊतक का वो दो हिस्सों में बटा होता है, कोर्टेक्स और मेडुला में, ओके। तो अगला पॉइंट है हमारा, अंडाशय के बाह्य भाग को कोर्टेक्स कहते हैं जो इनलास्टिन एवं पेशीय तंतुओं से मिलकर बना होता है। जो बाहरी भाग होता है वो क्या होता है, कोर्टेक्स होता है, ठीक है, और वो किससे बनता है, इनलास्टिन एवं पेशीय तंतुओं से मिलकर बनता है। जो कोर्टेक्स होता है वो इनलास्टिन और पेशीय तंतुओं से मिलकर बनता है। कोर्टेक्स में विभिन्न अवस्थाओं की अंडपुटिकाएं एवं स्तन वाहिनियां पाई जाती है। जो कोर्टेक्स होता है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, विभिन्न अवस्थाओं की अंडपुटिकाएं एवं रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, ठीक, विभिन्न अवस्थाओं की, ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं की मतलब क्या होता है, अलग अलग स्थितियों में, ठीक है। अंडपुटिका, अंडपुटिका का मतलब क्या होता है, जो अंडे होते हैं, अंड बनते हैं ना, अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है वो, और रक्त वाहिनियां भी होती हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, अंडपुटिका जो अंडाशय बनाने का काम करती है, फिर अंड कोशिकाएं बनाने का काम करती है, और रक्त वाहिनियां भी इसके अंदर होती हैं। अंडाशय के आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। सबसे बाहरी भाग था उसको तो बोलते थे कोर्टेक्स, और उसके जो अंदर का भाग था उसको मेडुला या फिर मध्यांश बोलते हैं, जो ढीले संयोजी ऊतकों से बना होता है। इसमें तंत्रिका तंतु भी पाए जाते हैं। जो किससे बना होता है, ढीले संयोजी ऊतकों से। संयोजी ऊतक होते हैं लेकिन थोड़े ढीले होते हैं, ठीक है। इनमें तंत्रिका तंतु भी पाए जाते हैं। तंत्रिका तंतु मतलब जो क्या करते हैं, सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। जो तंत्रिका होती है उसके तंतु या फिर उनके जो रोम्स होते हैं वो होते हैं जो क्या काम करते हैं, गर्भाशय में होने वाली हलचल या फिर सूचनाओं को क्या करते हैं, मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। अब देखते हैं हम अंडाशय के कार्य, ठीक है। हमने देख लिया कि अंडाशय कैसा बना होता है, लेकिन अब देखते हैं कि अंडाशय किस प्रकार से कार्य करता है, फिर इसके डायग्राम से अच्छी तरीके से और देखेंगे, ठीक है। अंडाशय मादा युग्मक अंडाणु और अंडाशयी हार्मोन, स्टेरॉइड्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन उत्पन्न करता है, ठीक है। अंडाशय होता है वो मादा युग्मक, मादा युग्मक क्या, अंडाणु। अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है, और अंडाशयी हार्मोन, अंडाशयी हार्मोन का निर्माण करता है। अंडाशयी हार्मोन कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। इनको बनाने का काम करता है कौन, अंडाशय, ठीक है। और अगला पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। अंडाशय में स्थित अंडपुटिका की पुटक सेल्स से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण होता है। जो अंडाशय में स्थित पुटक अंडपुटिका थी, ठीक है, अंडाशय के अंदर अंडपुटिकाएं सेल्स होती है जिनको क्या कहते हैं, पुटक सेल्स भी कहते हैं। वो क्या काम करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण करती है, ठीक है। इनसे क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, किनसे, अंडपुटिकाओं से, या फिर पुटक सेल्स से क्या बनता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है या फिर स्त्रावित होता है। अंडाशय में अंडोत्सर्ग के बाद रिक्त पुटिका कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, जिसे पित्तपिंडक में बदल जाती है। पहले अंडाशय में से क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा। अंडोत्सर्ग मतलब अंडाशय जो
अंडे होंगे वो बाहर बनेंगे, ठीक है, अंडाणु बनेंगे अंडाशय के अंदर। वो अंडाणु क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जित मतलब बाहर आते हैं। उसके बाद रिक्त पुटिकाएं कॉर्पस, रिक्त पुटिकाएं मतलब जो पुटिकाओं में पहले अंडाणु बने थे वो बाहर आ गए, तो फिर जो पुटिकाएं होती है वो खाली हो गई, ठीक है, इसलिए बोला है रिक्त पुटिकाएं कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। जो रिक्त पुटिकाएं होती है वो किस में बदल जाती है, पीत पिंड में बदल जाती है। इस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन व एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण होता है। अंडोत्सर्ग के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण होता है। किससे होता है, पित्त पिंड से होता है, पित्त पिंड या फिर कार्पस ल्यूटियम से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगला पॉइंट है हमारा सहायक जननांग या फिर सहायक नलिकाएं। जो अंडाशय होता है उसके अंदर कुछ नलिकाएं भी होती है जो क्या काम करती है, अंडाशय निर्माण में सहायता करती है। देखते हैं नलिकाएं कौन कौन सी होती है। यहाँ पर फर्स्ट है हमारा अंडवाहिनियाँ, ठीक है। अंडवाहिनियाँ देखते हैं क्या होती हैं। अंडवाहिनियाँ देखते हैं, अंडवाहिनियाँ इन्हें डिंबवाहिनियाँ एवं फेलोपियन नलिकाएं भी कहते हैं। अंडवाहिनियाँ होते हैं इनको क्या कहते हैं, डिंबवाहिनियाँ या फिर फेलोपियन नलिकाएं, फिर फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। मानव मादा में एक जोड़ी नलिकाकार संरचना पाई जाती है जिन्हें अंडवाहिनियाँ कहते हैं। जो मानव में जो मादा होती है, ठीक है, उसमें एक जोड़ी मतलब संख्या में कितनी, 2 नलिकाकार संरचनाएं होती है। नलिकाकार मतलब जो नली होती है ना, पाइप होता है, उसके आकार की संरचनाएं होती हैं और इन संरचनाओं को क्या कहते हैं, अंडवाहिनियाँ कहते हैं। तो मानव मादा में कितनी अंडवाहिनियाँ पाई जाती है, 2 अंडवाहिनियाँ पाई जाती हैं। अंडवाहिनियों का निर्माण भ्रूण की मूलेरियन नलिका से होता है। जो अंडवाहिनियाँ होती हैं उनका निर्माण किससे होता है, भ्रूण की मूलेरियन नलिका से, ठीक है। जो कोई मान लो मादा है, ठीक है, वह पेट में ही है और वह अभी विकसित नहीं हुई है, उसका केवल भ्रूण है, तो भ्रूण के किस भाग से यह नलिका बनती है, यह नलिका बनती है मूलेरियन नलिका से, ठीक है। अंडवाहिनियाँ किससे बनती है, मूलेरियन नलिका से। भ्रूण का मूलेरियन नलिका वाला भाग होता है उससे ही अंडवाहिनियाँ बनती है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं ऊपर की ओर एक पॉइंट्स, यदि मूलेरियन नलिका से अंडवाहिनी बनी हो तो मादा भ्रूण बनेगा। यदि क्या मूलेरियन नलिकाएं बनी है, उनसे अंडवाहिनियाँ बनी है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, मादा भ्रूण होगा वो, ठीक है। और यदि शुक्रवाहिनियाँ हो तो नर भ्रूण होगा, ठीक है। यदि अंडवाहिनियाँ बनी तो मादा भ्रूण है, अगर शुक्रवाहिनियाँ बनी तो नर भ्रूण है। आगे देखते हैं, प्रत्येक अंडवाहिनी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है जो अंडाशय की परिधि से गर्भाशय तक जाती है। प्रत्येक अंडवाहिनी मतलब जो भी अंडवाहिनियाँ होती है उनकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है जो अंडाशय की परिधि से गर्भाशय तक जाती है। जो कहाँ से कहाँ तक जाती है, अंडाशय से कहाँ तक जाती है, गर्भाशय तक जाती है, ठीक है। तो देखते हैं, अंडवाहिनी का अग्रसिरा जो अंडाशय के ठीक पास होता है एक चौड़ा कीपनुमा होता है जिसे कीपक कहते हैं, ठीक है, या फिर इंग्लिश में इसे बोलते हैं इनफंडिब्यूलम, ठीक है। तो अंडवाहिनी का अग्र सिरा होता है, अंडवाहिनी जो नलिका है उसका अग्र सिरा होता है जो अंडाशय के ठीक पास में होता है। अंडाशय के पास में क्या होता है, अंडवाहिनी का अगला सिरा होता है। एक चौड़ा कीपनुमा होता है, कीप के आकार का होता है, एक चौड़ा भाग होता है जिसे कीपक या फिर इनफंडिब्यूलम कहते हैं, ठीक है, इनफंडिब्यूलम, ठीक है, कहते हैं इसको। तो देखते हैं कि जो आगे का भाग होता है, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है एक छोटा सा, इसमें देखते हैं जो ये आगे का भाग है, ठीक है, उंगली नुमा, ये क्या करता है, ये कीप की समान होता है जो क्या काम करता है, अंडाणुओं को पकड़े रखता है, ठीक है, या फिर अंडाणु से जुड़ा होता है। ये कीप का अंडवाहिनी का आगे वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ठीक है। तो आगे देखते हैं, फिम्बरी की गतिशीलता के कारण अंडाशय से मुक्त अंडाणु अंडवाहिनी में प्रवेश करता है। फिम्बरी की गतिशीलता मतलब, फिम्बरी मतलब क्या होता है, यहाँ पर फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है अंडवाहिनी में, ठीक है, जो क्या करती है, गति करती है, जिसकी सहायता से अंडाणु क्या होता है, इसके अंडवाहिनी के अंदर प्रवेश करता है। ये देखिए, ये नलिकाकार संरचनाएं हैं, इन्हें कहते हैं फिम्बरी या फिर अंडाणु संग्रहण करता है। ये क्या करता है, अंदर अंडाणु को भेजने में इसमें गति होती है जो अंडाणु को अंदर भेजने में सहायता करता है। ओके,
कीपक का पश्च भाग ओस्टियम नामक छिद्र द्वारा एक चौड़े फूले हुए भाग में खुलता है जिसे एम्पुला या तुम्बिका कहते हैं। जो ये कीपक का यह भाग है, ये एक चौड़ा एवं फूला हुआ भाग होता है, इसे क्या कहते हैं, ओस्टियम कहते हैं। जो क्या करता है, इसको क्या, यह चौड़े भाग फूले हुए भाग में खुलता है, ठीक है, जिसे एम्पुला कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। और ये ओस्टियम नामक छिद्र है, और इस भाग को तो कहते हैं एम्पुला, और ये छिद्र इसको कहते हैं ओस्टियम कहते हैं, ठीक है। इसी एम्पुला भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अंडाशय यहाँ से अंदर जाएगा, ठीक है, जैसे ही ये अंडाशय फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की सहायता से अंदर गया, और ये भाग है यहाँ पर होता है ओस्टियम, तो इधर से आएगा शुक्राणु और इधर से आएगा अंडाणु या फिर अंड कोशिका, ठीक है। तो यहाँ पर ही निषेचन होगा, ये दोनों यहाँ पर ही मिलकर निषेचन का कार्य करेंगी, ओके। तो एम्पुला का पश्च भाग एक सक्रिय नलिका के रूप में होता है जिसे इस्थमस या फिर संकीर्ण पथ कहते हैं। जो एम्पुला होता है, एम्पुला, इसका पीछे का भाग होता है वो सक्रिय नलिका के रूप में होता है। जो इसका पीछे का भाग है ये क्या होता है, सक्रिय नलिका के रूप में होता है। इसे क्या कहते हैं, संकीर्ण पथ कहते हैं। संकीर्ण मतलब छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर नाम ही था कि संकीर्ण नलिका, ठीक है, या फिर एक संकीर्ण नलिका के रूप में होता है। संकीर्ण मतलब छोटी नलिका के रूप में होता है, इसे संकीर्ण पथ कहते हैं। पथ मतलब रास्ता, संकीर्ण मतलब छोटा, छोटा रास्ता कहते हैं। तो देखते हैं, संपूर्ण अंडवाहिनी की आंतरिक भित्ति पक्षमाभी उपकला उतक की बनी होती है। जो अंडवाहिनी की संपूर्ण भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, पक्षमाभी उपकला से या फिर पक्षमाभी उपकला उतकों से बनी हुई होती है। तो देखते हैं, हमने देखा कि अंडाशय किस प्रकार से होता है, अंडाशय की स्ट्रक्चर पढ़ ली हमने। तो अब इस चित्र की सहायता से देखते हैं कि अंडाशय में कौन कौन से भाग होते हैं। चित्र की सहायता से एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारे सामने अंडाशय का आरेखित काट है, ठीक है। अंडाशय के आरेखित काट ले लिया है हमने। अब इसकी सहायता से देखेंगे इसमें कौन कौन सी संरचनाएं उपस्थित हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमारे मध्य में मेडुला वाला भाग है, ठीक है। और इस भाग के यहाँ पर, ठीक है, मध्य वाले भाग में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, संयोजी ऊतक। मैंने बताया था कि अंडाशय के मेडुला भाग में संयोजी ऊतक होते हैं। और यहाँ पर जो ये संरचना है ये क्या होती है, अंडोत्सर्ग होती है। और इसके जस्ट ऊपर एक और संरचना होती है, इसके अंदर परिपक्व पुटिका या फिर ग्राफिक्स पुटिका या एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण होता है, या एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है इस लेयर में, ठीक है। और यहाँ पर एक और लेयर होती है, ठीक है, इसके चारों ओर एक पुटिका रूपी संरचना बनी होती है, इसे बोलते हैं तृतीयक पुटिका। और ये दूसरी होती है, इसको बोलते हैं द्वितीयक पुटिका। और ये पहली लेयर होती है, इसको बोलते हैं प्राथमिक पुटिका। तो कितनी पुटिका हो गई, 1 2 3। तो पहली वाली को प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम, ये जो बाहरी लेयर होती है इसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। ये बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं, विसरल पेरिटोनियम। और जो ये यहाँ पर ये वाली संरचना है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर पेन से, ठीक है, इसको बोलते हैं जनन उपकला। जनन उपकला का मतलब होता है जनन करने में जो सहायक होती है उसे जनन उपकला कहते हैं। और जो यहाँ पर ये वाहिनियाँ हैं इनको क्या बोलते हैं, रुधिर वाहिनियाँ या फिर रुधिर नलिकाएँ बोलते हैं। तो यहाँ पर इनकी सहायता से जनन होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 पिंडक होते हैं, इन्हें पिंडतः पिंडक बोलते हैं, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, पितक पिंडक, ठीक है। और यहाँ पर जो ये संरचनाएं परिपक्व होंगी, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। इसके अंदर संरचनाएं फिर परिपक्व होकर निकल कर आएंगी, उन्हीं को अंडाणु बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर भी देख ली अंडाशय की, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। तो अंडाशय के बाद में हमारी आता है गर्भाशय। गर्भाशय क्या होता है, देखिए, इसे बोलते हैं यूरेथ्रस, ठीक है, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चेदानी, ठीक है, जिसमें बच्चा रहता है 9 महीने तक, ठीक है। तो इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ, ठीक है। तो देखते हैं, दोनों ओर की अंडवाहिनियों के पश्च सिरे एक लंबे चौड़ी उल्टी नाशपाती के आकार की थैली समान संरचना में खुलते हैं जिसे गर्भाशय कहते हैं। जो अंडवाहिनियाँ थी उनका एक सिरा तो अंडाशय
ग्रहण करने का काम करेगा और उस अंडाशय से निषेचित होकर शुक्राणुओं के द्वारा दूसरे भाग में खुलता है। और वो भाग होता है कैसा होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है। नाशपति, नाशपति मतलब जो नाशपति होती है ना, नाशपति फिर वनस्पति भी बोलते हैं, उसके आकार की एक थैलीनुमा उल्टी संरचना होती है। इस संरचना को क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। गर्भाशय श्रोणि भित्ति के स्नायुओं द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, जो गर्भाशय होते हैं वो श्रोणि भित्ति, श्रोणि मतलब जो दोनों पैरों के बीच वाला भाग होता है, श्रोणि भित्तियों के स्नायुओं, ठीक है, या फिर लिगामेंट्स द्वारा जुड़ते हैं, लिगामेंट्स या फिर स्नायु को द्वारा जुड़ते हैं। गर्भाशय की भित्ति अत्यधिक मोटी एवं मांसल होती है। जो गर्भाशय होता है फिर गर्भ होता है, उसकी भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है, पतली नहीं होती है, मोटी होती है। मांसल मतलब उसमें अत्यधिक मांस होता है, जिस कारण से वह मोटी होती है। ठीक है, ये 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है। कितनी लेयर होती है गर्भाशय में, 3 लेयर होती है। ठीक है, तो जब भी ऑपरेशन के द्वारा बच्चे होते हैं किसी महिला के, तो 3 लेयर को कट करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है। ओके, ठीक है, अगला पॉइंट आ रहा है हमारा परिगर्भाशय। परिगर्भाशय क्या होता है, देखिए यह संयोजी ऊतक से बना पतला झिल्ली-नुमा बाह्य स्तर होता है जो गर्भाशय के सबसे बाहर पाया जाता है। जो परि का मतलब होता है चारों ओर, गर्भाशय का मतलब गर्भाशय, ठीक है, तो गर्भाशय के चारों ओर की संरचना परिगर्भाशय हो गई। तो संयोजी ऊतक से बना पतला झिल्ली-नुमा बाह्य स्तर, ठीक है, जो संयोजी ऊतक से एक पतली झिल्ली-नुमा संरचना बनती है, बाह्य स्तर बनता है, तो उसे वो क्या होता है, गर्भाशय के सबसे बाहर होता है, गर्भाशय के चारों तरफ सबसे बाहर की लेयर होती है, उसी को क्या बोलते हैं, परिगर्भाशय बोलते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा गर्भाशय पेशी स्तर। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। ठीक है, तो देखते हैं गर्भाशय के मध्य स्तर को गर्भाशय पेशी स्तर कहते हैं। तो गर्भाशय के मध्य के स्तर, चारों तरफ के नहीं, मिड, ठीक है, मध्य के स्तर को ही क्या कहते हैं, गर्भाशय पेशी स्तर कहते हैं। यह स्तर कैसा होता है, देखिए यह मोटा, चिकना और अनिच्छिक पेशियों से बना पेशी स्तर होता है। कैसा होता है, मोटा होता है, ठीक है, और चिकना होता है। चिकना मतलब इसमें श्लेष्म पदार्थ होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं, चिकने लिक्विड्स, ठीक है। और अनैच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक मतलब ऐसी पेशियाँ जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, हम कंट्रोल, हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं होती है वो, ठीक है, वह अपने आप ही कंट्रोल होती है, हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होता है कंट्रोल करना। ऐसी पेशियों का स्तर होता है क्या, गर्भाशय पेशी स्तर। ठीक है, तो देखते हैं प्रसव के दौरान मध्य स्तर की चिकनी पेशियों में कृत्रिम तीव्र संकुचन से प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है जो शिशु को गर्भाशय से बाहर की ओर धकेलती है। तो जब 9 महीने तक बच्चा पेट में रह लेता है, ठीक है, और 9 महीने तक पेट में रहने के बाद में उसमें क्या होगा, उसको बाहर आना है। तो बाहर आने के लिए क्या होगा, उसके मध्य स्तर में चिकनी पेशियों में कृत्रिम तीव्र संकुचन, ठीक है, जो मध्य की चिकनी पेशियाँ होती है उनमें तेज संकुचन होने लगता है, ठीक है, तेज दबाव पड़ने लगता है, और उस दबाव के कारण प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है। प्रसव मतलब बच्चा उत्पन्न होता है, उसकी पीड़ा होती है, बच्चे को बाहर निकालने के लिए होता है ना, पेट दर्द होता है महिलाओं में, वह पीड़ा उत्पन्न होती है जो शिशु को गर्भाशय से बाहर की ओर धकेलती है। वह जो दबाव होता है वो क्या करता है, शिशु को बाहर की ओर धकेलता है, इससे शिशु बाहर आ जाता है। तो अब देखते हैं हम कि गर्भाशय अंतः स्तर, ठीक है, तो इसको देखते हैं हम कि यह क्या होता है। यह गर्भाशय भित्ति की सबसे आंतरिक परत होती है जो गर्भाशय गुहा का निर्माण करती है। गर्भाशय की सबसे अंदर की भित्ति क्या होती है, यही होती है क्या, गर्भाशय अंतः स्तर। गर्भाशय मतलब गर्भाशय, अंतः मतलब अंदर का, स्तर मतलब स्तर। तो नाम से ही पता लग रहा है हमें, ठीक है, अंतः स्तर मतलब गर्भाशय का अंदर का हिस्सा। ये क्या होता है, गर्भाशय भित्ति का सबसे अंदर का हिस्सा होता है, ठीक है, जो गर्भाशय गुहा का निर्माण करता है। गर्भाशय गुहा मतलब अंदर के हिस्सों का निर्माण करता है, सबसे अंदर के हिस्सों का। यह श्लेष्मा ऊतक से बना होता है, इसमें रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। ये किससे बना होता है, श्लेष्मा ऊतक से बना होता है। श्लेष्मा मतलब चिकने ऊतकों से बना होता है। इसके अंदर क्या होती है, रक्त वाहिनियाँ, जो ब्लड वेसल्स होती है वो पाई जाती है। इस स्तर की स्वतंत्र सतह पर
अंगुली समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। जो यह स्तर होता है अंत स्तर, इसमें क्या होते हैं इनकी स्वतंत्र सतह पर, स्वतंत्र मतलब अंदर की जो फ्री लेयर होती है उस पर अंगुली के समान प्रवर्ध होते हैं। अंगुली के समान प्रवर्ध मतलब अंगुली होती है हमारी जैसे फिंगर्स होती है, तो इस प्रकार की संरचना बनी होती है अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम अगला पॉइंट, आर्तव चक्र के दौरान होने वाली चक्रीय परिवर्तन गर्भाशय अंत स्तर में होते हैं। जो आर्तव चक्र होता है, ठीक है, जो रजोधर्म चक्र होता है, पिछली वीडियो में मैंने या फिर पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से बताया कि आर्तव चक्र क्या होता है, और आगे आने वाली वीडियोस में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि आर्तव चक्र क्या होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब आर्तव चक्र के दौरान होने वाली चक्र क्रिया जब पूरी क्रियाएं होती है, संपन्न होती है, तो गर्भाशय अंत स्तर में होते हैं। जो अंदर की स्तर होता है, अंदर की लेयर होती है, उसमें ही पूरी क्रियाएं होती है। अब हमने गर्भाशय के बारे में पढ़ा कि गर्भाशय किस प्रकार से होता है, तो गर्भाशय कार्य क्या करता है वो देखते हैं। गर्भाशय के अंत स्तर से भ्रूण जुड़ता है। जो गर्भाशय का सबसे आंतरिक भाग होता है, अंत स्तर होता है, उससे क्या जुड़ता है, भ्रूण जुड़ता है। गर्भाशय के भित्ति या दीवार से ही प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जो भ्रूण होता है उसको ऑक्सीजन और पोषण कहाँ से प्राप्त होती है, जो गर्भाशय की भित्ति या भित्ति द्वारा ही, गर्भाशय की जो भित्ति होती है उसके द्वारा ही प्लेसेंटा के माध्यम से, किसके माध्यम से, प्लेसेंटा के माध्यम से ही उसको ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। तो प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा होता है वो भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करता है। आगे देखते हैं, गर्भाशय में ही भ्रूण का परिवर्धन होता है। भ्रूण का परिवर्धन कहाँ पर होता है, गर्भाशय के अंदर ही होता है। परिवर्धन का मतलब आगे बढ़ता है या फिर बड़ा होता है या विकसित होता है। गर्भाशय ही भ्रूण की सुरक्षा करता है। गर्भाशय और क्या कार्य करता है, भ्रूण की सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो अगला भाग है हमारा योनि। योनि क्या होता है देखते हैं। गर्भाशय एक पतली छोटी ग्रीवानाल द्वारा 7.5 से 10 सेमी पेशीय नाल में खुलता है, जिसे योनि कहते हैं। गर्भाशय में क्या होता है, एक पतली छोटी ग्रीवा होती है। ग्रीवा मतलब एक संरचना होती है नली के आकार की, ग्रीवानाल कहते हैं उसे। ग्रीवानाल द्वार 7.5 सेंटीमीटर पेशीय नाल से जुड़ता है। गर्भाशय है उससे एक नली रूपी संरचना जाती है, ठीक है, और उसकी लंबाई कितनी होती है, 7.5 से 10 सेंटीमीटर पेशीय नाल होता है, और इस नाल को ही क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। यह महिलाओं का प्रमुख मैथुनांग होता है, ठीक है, मैथुन की क्रिया इसमें ही होती है। महिलाओं का प्रमुख मैथुनांग कहा गया है इसे। योनि मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। तो योनि कहाँ पर होती है, मूत्राशय के नीचे होती है। तो इसका मतलब मूत्र मार्ग अलग होता है और योनि मार्ग अलग होता है। ऊपर की तरफ मूत्र मार्ग होता है और नीचे की तरफ योनि मार्ग होता है। तो इसके कार्य देखते हैं, योनि के क्या कार्य हैं। देखिए, मैथुन के दौरान योनि शिश्न के वीर्य प्राप्त करने का कार्य करती है। जब मैथुन की क्रिया होती है तो मैथुन की क्रिया होने के समय योनि क्या करती है, शिश्न से वीर्य को प्राप्त करती है। मतलब शिश्न होता है वो योनि के अंदर प्रवेश करता है, जो 7.5 सेंटीमीटर होती है, नाल होती है। इसमें क्या होता है, शिश्न प्रवेश करता है और करता है, प्रवेश करने के बाद में इसके अंदर वीर्य स्खलन हो जाता है, तो वीर्य को प्राप्त करने का कार्य करती है कौन, योनि। तो अगला पॉइंट है हमारा जन्म नाल। जन्म नाल क्या होता है देखिए। यहाँ पर जन्म नाल को इंग्लिश में बोलते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है, बर्थ यानी जन्म, कैनाल मतलब नाल, ठीक है। तो गर्भाशय ग्रीवा नाल और योनि को सम्मिलित रूप से जन्म नाल कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा को और योनि को, दोनों को ही क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप से जन्मनाल कहते हैं, क्योंकि गर्भाशय से ही जन्म होता है और योनि के द्वारा वो बाहर निकलता है, तो इसको क्या कहते हैं, जन्म नाल कह देते हैं। तो आगे देखते हैं हम ब्राह्य जननांग, ठीक है। ब्राह्य जननांग का मतलब कहता है जो बाहर की तरफ दिखते हैं जो जननांग, वो देखते हैं। पहला है भग। भग क्या होता है देखिए, महिला के ब्राह्य जननांगों को सम्मिलित रूप से भग या वल्वा कहते हैं। जो महिलाएं होती हैं उनमें जो जननांग होते हैं उनको सभी को सम्मिलित रूप से भग कह दिया जाता है। जो श्रोणी क्षेत्र
मूत्राधार के ठीक नीचे स्थित होते हैं, जो निम्नलिखित संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो कहाँ पर होते हैं? श्रोणि क्षेत्र के मूत्राधार के ठीक नीचे, जहाँ से मूत्र बाहर त्यागा जाता है, बाहर निकाला जाता है, उसके ठीक नीचे का भाग होता है। उसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती है देखते हैं। मोस प्यूबिस, ठीक है, जहान सेल, ठीक है। तो देखते हैं क्या होते हैं। यह त्वचा और जहान रोमों से ढकी हुई वसीय ऊतकों की बनी गड्डी समान संरचना होती है। ठीक है, ये वसीय ऊतकों से ढकी हुई होती है। ठीक है, जो भग का ऊपरी भाग होता है, भग का सबसे ऊपरी भाग होती है। ठीक है, अगला है लेबिया मेनोरा, यह वृहद भगोष्ठ। ठीक है, वृहद का मतलब होता है बड़ा, तो यह हिस्सा ऐसे ये बता सकते हैं आप कि यह हिस्सा बहुत बड़ा होगा इसमें। ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा हो सकता है यही। तो देखते हैं क्या होता है। भग एक दरार रूपी संरचना होती है, जो एक जोड़ी त्वचा से ढके हुए मोटे मांसल, ठीक है, मोटे मांसल ओष्ठों के समान संरचनाओं से घिरे होते हैं, जिन्हें वृहद भगोष्ठ कहते हैं। जब भग की जो दरार होती है, ठीक है, जो दरार रूपी संरचना होती है, वो क्या होती है? एक दो ओष्ठनुमा, ओष्ठ का मतलब बता होठ, जैसे हमारे होठ है, उसके समान एक दो संरचनाएं होती हैं, उनसे जो भग भाग होता है वो ढका हुआ होता है, और उस भाग को ही क्या कहते हैं? वृहद भगोष्ठ कहते हैं। इसकी बाह्य सतह पर त्वचा रोम पाए जाते हैं, जो इसकी सबसे बाहरी त्वचा होती है उस पर क्या पाए जाते हैं? त्वचा रोम होते हैं, बाल होते हैं त्वचा में थोड़े थोड़े से। ठीक है, तो अगला है लेबिया माइनोरा, यह लघु भगोष्ठ। लघु का मतलब छोटा, यह छोटा हिस्सा होगा। देखते हैं, यह भी एक जोड़ी ओष्ठों के समान संरचना होती है, जो वृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होती है। यह भी क्या होती है? एक भगोष्ठ के समान ही संरचना होती है, लेकिन यह भगोष्ठ से थोड़ा छोटा होता है, इसलिए इसे लघु भगोष्ठ कहते हैं। और ये क्या होती है? भगोष्ठ या फिर लेबिया मेनोरा होता है। ठीक है, लेबिया मेनोरा या फिर वृहद भगोष्ठ के जस्ट नीचे की तरफ होता है। तो अगला है भगसेफ या फिर क्लाइटोरिस। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। यह मोस प्यूबिस के नीचे स्थित एक छोटी अंगुली के समान अत्यधिक संवेदी उच्छस्थी संरचना होती है, जिसे भगसेफ कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? यह एक मोस प्यूबिस के नीचे स्थित, ठीक है, मोस प्यूबिस के नीचे की तरफ एक छोटी अंगुली के समान संरचना होती है। ठीक है, एक अंगुली के समान संरचना है यह। ठीक है, जो क्या होती है? अत्यधिक संवेदी होती है। संवेदी मतलब संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है, सबसे अधिक संवेदनाएं ग्रहण करती है, इसलिए बोला है सबसे अधिक, मतलब जो यह भाग पढ़ रहे हैं इसमें सबसे अधिक संवेदी होती है यह। इसे क्या कहते हैं? भगसेफ या फिर क्लाइटोरिस कहते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं। यह मूत्र द्वार के ऊपर दो वृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलान बिंदु के पास स्थित होती है। जो दरार रूपी संरचना है, ठीक है, दोनों भगोष्ठ होते हैं, वो जहाँ पर ऊपरी भाग में मिलते हैं, ठीक है, जो मूत्र द्वार के भी ऊपर जो भाग होता है वहाँ पर आकर मिलते हैं, इसे ही कहते हैं भगसेफ। ठीक है, कहाँ पर होता है? मूत्र द्वार के जस्ट ऊपर, जहाँ पर दोनों भगसेफ की जो आकृति है वो समान होती है, फिर जाकर मिलती है, वो वाला हिस्सा, ठीक है, भगसेफ होता है। अगला है योनि छिद्र। योनि छिद्र क्या होता है देखिए, या फिर इसको बोलते हैं हाइमन। ठीक है, तो योनि के खुलने के स्थान एक पतली झिल्ली के द्वारा आंसरित रूप से ढका होता है, जिसे योनि छद्र या फिर हाइमन कहते हैं। जो योनि होती है वो जहाँ पर खुलती है उस स्थान पर एक पतली लेयर होती है, झिल्ली नुमा, ठीक है, और उसके द्वारा आंशिक रूप से ढका होता है, और उस लेयर के द्वारा आंशिक मतलब कम रूप में, या फिर पतली झिल्ली होती है इसलिए आंशिक रूप से ये ढका होता है। आंशिक मतलब कम रूप से, कम या मतलब छोटे रूप में ढका होता है, जिसे योनि छद्र या फिर हाइमन कहते हैं। तो अगला है हमारा सहायक जनन ग्रंथियाँ। तो जनन ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है जो सहायता करती हैं? ठीक है, तो अगली है हमारी यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाली है बार्थोलिन ग्रंथि। देखते हैं यह क्या कार्य करती है। ग्रंथि किस चीज़ का निर्माण करती है? महिला में योनि की पार्श्व सतह पर या वृहद भगोष्ठ की आंतरिक सतह पर सेव के बीज के समान एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती है।
ये ग्रंथियाँ क्या होती है, महिलाओं में योनि के पार्श्व सतह पर, योनि होती है योनि के पीछे की तरफ, ठीक है, वृहद भगोष्ठ की आंतरिक सतह पर, वृहद भगोष्ठ जो बड़ा वाला भगोष्ठ था, ठीक है, उसकी आंतरिक मतलब अंदर की सतह पर सेव के बीज के समान एक जोड़ी, मतलब कितनी हो गई, 2, मतलब जैसे सेव का बीज होता है ना, सेव का बीज उसके समान 2 होती है संख्या में ये ग्रंथियाँ, ठीक है, ये बार्थोलोलीन ग्रंथियाँ होती है। आगे देखते हैं। इन ग्रंथियों से चिपचिपे क्षारीय प्रकृति के तरल पदार्थ का स्राव होता है जो योनि को चिकना बनाए रखता है। इससे क्या होता है, इससे एक चिकना पदार्थ, क्षारीय प्रकृति वाला तरल पदार्थ निकलता है जो क्या करता है, योनि को चिकना बनाने का काम करता है। अगला है हमारा स्तन ग्रंथियाँ। जो स्तन ग्रंथियाँ वो किस प्रकार से होती हैं और क्या क्या कार्य करती हैं, देखते हैं। महिला में एक जोड़ी ग्रंथिल एवं वसीय ऊतकों की बनी एक स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। प्रत्येक स्तन ग्रंथि का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों में बटा होता है। जो महिलाएं होती हैं उनमें एक जोड़ी ग्रंथिल एवं वसीय ऊतक की बनी एक स्तन ग्रंथि पाई जाती है। महिलाओं में वसीय ग्रंथिल की एक क्या होती है, एक उभरी हुई एक संरचना होती है, उनमें क्या होती है, कुछ ग्रंथियाँ होती है, उन्हीं को क्या कहते हैं, स्तन ग्रंथियाँ कहते हैं। प्रत्येक स्तन ग्रंथि का ग्रंथिल, ठीक है, जो सभी स्तन ग्रंथियाँ होती है उन ग्रंथियों का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों में बटा होता है, ठीक है। सभी ग्रंथिल ऊतक किस में बटे होते हैं, 15 से 20 पालियों में बटे होते हैं, ठीक है। इनमें सेल्स के गुच्छे होते हैं। सेल्स मतलब बहुत सारी कोशिकाएं होती है, उनका यह एक गुच्छा होता है जिन्हें कूपिकाएं कहते हैं। ये क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं, कूपिकाएं। इन कूपिकाओं की सेल्स से दुग्ध स्त्रावित होता है जो कूपिकाओं की गुहा में एकत्रित होता है। इनसे क्या होता है, दुग्ध स्त्रावित होता है इन सेल्स से, ठीक है। और वो कहाँ पर स्त्रावित होता है, कूपिकाओं की गुहा में, ठीक है। ये कूपिकाएं स्तन नालिका में खुलती हैं। तो फिर ये कूपिकाएं कहाँ पर जाकर खुलती है, एक स्तन नालिका होती है। स्तन नालिका मतलब जो स्तन को में क्या करती है, दुग्ध होता है, दूध बनता है स्तनों में, ठीक है, उस स्तन को लाने का काम करती हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, स्तन नलिका, ठीक है। नलिका से मतलब ये नली होती है, पाइप होता है, उसके समान संरचनाएं होती है, लेकिन ये बहुत छोटी होती है, ठीक है। प्रत्येक स्तनपाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी का निर्माण करती है। जो भी स्तनपालियां होती है, स्तन नलिकाएं होती है, वो मिलकर के क्या करते हैं, स्तन वाहिनी का निर्माण करती है। सभी स्तनपालियां मिलकर स्तन वाहिनी का निर्माण करती है। कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक बड़ी स्तन अंबिका का निर्माण करती है। तो स्तन वाहिनियां फिर बहुत सारी मिलेंगी तो वो क्या बनाएंगी, स्तन तुम्बिका बनाती है जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती है। तो किससे जुड़ती है, दुग्ध वाहिनी से, जिससे दूध स्तन ग्रंथियों से बाहर आता है। ये सभी चीज़ें होती है इनके अंदर, ये सभी संरचनाएं होती है और फिर इनसे दूध बाहर आता है। तो देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, दूध में क्या होता है, वसा, लैक्टोज शर्करा, केसिन प्रोटीन, ठीक है, और लाइसोजाइम, विटामिन, कैल्शियम और प्रतिरक्षी कैल्शियम और प्रतिरक्षी TGA पाए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें दुग्ध वसा होती है, ठीक है, मतलब वसा होती है, लैक्टोज शर्करा होती है, केसिन प्रोटीन होता है, लाइसोजाइम विटामिन, कैल्शियम और प्रतिरक्षी जिसका नाम है TGA, ठीक है। प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जाता है कि माता के दुग्ध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी का नाम, तो क्या है, और यहाँ पर कैल्शियम और प्रतिरक्षी जिसका नाम है IgA पाए जाते हैं। तो प्रश्न भी पूछा जाता है कि माता के दुग्ध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी का नाम बताइए, तो क्या है, IgA, ठीक है। अतः दुग्ध अपने आप में एक संतुलित भोजन होता है जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सभी पोषक तत्व दूध में है, तो इसको क्या बताया गया है, संतुलित भोजन बताया गया है। मतलब जो भोजन से जो चीज़ें प्राप्त होती है वो सब चीज़ें भी दुग्ध से प्राप्त हो जाती है। इसी कारण तो बच्चा छोटा सा होता है, छोटा सा ही बच्चा धीरे धीरे दूध की सहायता से ही कितना बड़ा हो जाता है। मतलब उसके शरीर को सभी पोषक तत्व केवल और केवल दुग्ध की सहायता से या दूध की सहायता से मिल जाते हैं। तो इसलिए बताया गया है कि दूध पीना क्यों आवश्यक होता है, इसलिए दूध पीना आवश्यक होता है क्योंकि दूध में जो भी
शरीर को जितने भी पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट्स होती है, ज़रूरत होती है, वो सभी के सभी दूध में पाए जाते हैं। इसलिए दूध में सभी पोषक तत्व पाए जाने के कारण कहा जाता है कि दूध है वो पीना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दूध के द्वारा एक छोटा सा बच्चा, ठीक है, वो बड़ा हो जाता है केवल और केवल दूध के द्वारा ही। किंतु दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। लेकिन एक विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है। कौन सा? विटामिन सी, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट भी है, दूध में सारे विटामिन है लेकिन केवल और केवल विटामिन सी नहीं है। तो अक्सर एग्जाम पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है, या फिर दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो है विटामिन सी। ओके, अगला है हमारा युग्मक जनन, ठीक है। युग्मक जनन क्या होता है देखिए। लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों के जननांगों में जनन उपकला की आदि जनन कोशिकाओं में समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो युग्मक बनता है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। और इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो लैंगिक जनन करने वाले प्राणी होते हैं, ठीक है, और लैंगिक जनन किन में होता है? लैंगिक जनन होता है वृषण और अंडाशय में, ठीक है। जो क्या करते हैं, इनमें नर व मादा अलग अलग होते हैं। नर से आया शुक्राणु और मादा से आया अंडाणु, और दोनों मिलकर युग्मक का निर्माण करते हैं। और युग्मक के निर्माण करने की इस क्रिया को ही युग्मक जनन कहते हैं, या फिर इंग्लिश में युग्मक जनन क्या वो कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ओके, युग्मक जनन के फलस्वरूप नर युग्मक तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। जो युग्मक जनन होता है उसी के कारण क्या होता है? युग्मक जनन के फलस्वरूप ही, युग्मक जनन के फलस्वरूप ही मतलब, फलस्वरूप का मतलब होता है युग्मक जनन के कारण ही नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु, और मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु, इनका निर्माण होता है। पुरुषों में वृषणों द्वारा नर युग्मकों का निर्माण होता है। वृषणों से ही शुक्राणु बनते हैं। मैंने पिछली क्लासों में पढ़ा रखा है, फिर पिछली क्लास है जो इस चैप्टर की, सेकंड चैप्टर की जो फर्स्ट क्लास है, उसमें मैंने अच्छी तरीके से बताया कि नर युग्मक से बना शुक्राणु और मादा युग्मक से बना अंडाणु, ठीक है, युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, ठीक है, वही बात आ गई, नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कह दिया। इस प्रकार प्राणियों में युग्मक जनन की क्रिया निम्न दो प्रकार की होती है, जिन्हें शुक्र जनन एवं अंड जनन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो नर होते हैं और मादा होते हैं, दोनों में युग्मक बनते हैं। लेकिन नर में तो बनते हैं शुक्राणु, इसलिए इसे शुक्र जनन कहा, और मादा में बनते हैं अंडाणु, इसलिए इसे अंड जनन कहा। तो दो प्रकार के जनन हो गए, शुक्र जनन और अंड जनन, ठीक है। युग्मक जनन की क्रिया को पूटी का प्रेरक हार्मोन द्वारा प्रेरित किया जाता है। तो जो नर युग्मक होता है उसको किस प्रकार युग्मक जनन की क्रिया होती है, ठीक है, इसको किस पूटिका से प्रेरित किया जाता है? यहाँ पर FSH, ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है फोलिक स्टिमुलेरिन हार्मोन, फोलिक स्टिमुलेरिन हार्मोन, ठीक है, इसके द्वारा प्रेरित किया जाता है, इस हार्मोन के द्वारा। युग्मक जनन की प्रक्रिया के लिए विटामिन ई तथा विटामिन ए आवश्यक होते हैं। युग्मक जनन के लिए कौन कौन से विटामिन आवश्यक होते हैं? विटामिन ई और विटामिन ए। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आ जाती है। अगर विटामिन ई नहीं होगा तो नपुंसकता आ जाएगी। नपुंसकता मतलब जो बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहती है। अतः नर में शुक्राणु एवं मादा में अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है, इसलिए विटामिन ई फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं। तो इस विटामिन की कमी से नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। अगर किसी में विटामिन ई की कमी है तो उसमें शुक्राणु नहीं बनेंगे पुरुष में, और मादा में भी विटामिन ई की कमी है तो उसमें अंडाणु नहीं बनेंगे। तो इस कारण से इसको क्या कहा गया है? इस विटामिन ई को क्या कहा गया है? फर्टिलिटी विटामिन कहा गया है। फर्टिलिटी मतलब जो फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है, जो अंडाणु शुक्राणु बनते हैं वो नहीं बनते, इस कारण से इसको क्या गया है? फर्टिलिटी विटामिन कहा गया है। किसको? विटामिन ई को। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो युग्मक जनन है वो दो प्रकार के हैं, एक तो है शुक्र जनन और एक है अंड जनन, ठीक है। तो देखते हैं शुक्र जनन को। शुक्र जनन क्या होता है इसको हम देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारा मादा जनन तंत्र है वो कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि मादा जनन तंत्र का
चित्र किस प्रकार से होता है। देखते हैं डायग्राम की सहायता से अच्छी तरीके से समझेंगे। जो मादा जनन तंत्र है उसमें हम देखते हैं कि स्त्री का जनन तंत्र है उसका यह आरेखीय काट है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला भाग होता है यह भाग होता है योनि। ठीक है, यह कितना 7.5 सेमी लंबा था। ठीक है, यह नाल थी। ठीक है, और यहाँ पर जस्ट ऊपर जो यह दबा हुआ भाग है इसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, यह एक ग्रीवन रूपी भाग होता है, इसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। और यहाँ पर जो ये हिस्सा होता है, ठीक है, इस हिस्से को बोलते हैं गर्भाशय। ठीक है, और ये इस गर्भाशय के जो यह हिस्सा होता है यह नली रूपी भाग। ठीक है, इसको बोलते हैं संकीर्ण पथ या फिर इस्थमस। ठीक है, यहाँ पर यह एक संकीर्ण होता है, थोड़ा दबा हुआ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर ये भाग है जिसको बोलते हैं एम्पुला या तुम्बिका, जहाँ पर निषेचन का कार्य होता है। तो इससे नीचे वाला भाग है ये कीप रूपी भाग। ठीक है, ये वाला भाग है, और यह भाग क्या करता है, आगे जाने का काम करता है, अंडाणु को आगे भेजने का काम करता है। किस भाग में, एम्पुला भाग में। ठीक है, और यहाँ पर ये उंगली टाइप संरचनाएं होती है, जल्लीरी या फिर फिम्बरी। ठीक है, ये काम करती है, ये अंडाणुओं को, ठीक है, अंदर ले जाने का काम करती है। ये थोड़ी बहुत गतिशील होती है। ठीक है, और इनसे ही क्या जुड़े होते हैं, यहाँ पर अंडाशय जुड़े होते हैं, और अंडाशय के अंदर ही अंडाणु बनते हैं। यहाँ पर बनकर अंडाणु यहाँ पर अंदर आते हैं, और यहाँ पर निषेचन क्रिया होती है, और फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, इस गर्भाशय में जो अंडाणु बनेंगे, जो निषेचित होगा, युग्मनज बनेगा, वो युग्मनज का होगा यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। और इसके सबसे बाहरी लेयर, ठीक है, सबसे पीछे वाला भाग ये देखिए, यहाँ पर ये है गर्भाशय। ठीक है, और ये मध्य का भाग है, इसको बोलते हैं गर्भाशय गुहा बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बताया था कि अंडाशय है वो 2 होते हैं संख्या में, एक जोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो इसी प्रकार का भाग भी इस तरफ है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये लेयर होती है, ये चारों तरफ की ये लेयर है, दोनों तरफ। ठीक है, इसको बोलते हैं परिगर्भाशय। परि का मतलब चारों ओर, गर्भाशय मतलब गर्भाशय के चारों ओर की संरचना। और यहाँ पर जो ये पेशियाँ होती है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, उंगली समान, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, गर्भाशय पेशी स्तर बोला जाता है। और जो ये होती है ये वाली पेशियाँ, ठीक है, इन पेशियों को क्या बोला जाता है, गर्भाशय अनुप्रस्थ काट या अंत स्तर बोला जाता है। ठीक है, तो इस डायग्राम से हमने सब कुछ वापस से देख लिया है कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हमारा मादा जनन तंत्र है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इससे पहले के जो भी और लेक्चर्स हैं उनको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर टैप करोगे तो आपके सामने सारे लेक्चर्स आ जाएंगे, आप स्टेप बाय स्टेप उनको देख लेना। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि शुक्र जनन किस प्रकार से होता है और अंड जनन किस प्रकार से होता है, पुरुष में शुक्राणु किस प्रकार से बनते हैं और मादा में अंडाणु किस प्रकार से बनते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही नॉलेजेबल है और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से, तो उसको बिल्कुल से मिस मत करना। ठीक है, तो उस क्लास को भी जरूर से अटेंड करना। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है।